करता हूँ, प्लीज होस्ट मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है और नॉट। सर, विजुअल। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? यस। यस सर, विजुअल है। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, आज के इस मॉर्निंग टेक्निकल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली उनके लिए है जो सिस्टम में नए हैं, जिन्होंने आज से 1 से 2 से 3 महीने पहले ज्वाइन किए हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए ये सेशन उनके लिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ टेक्निकल टर्म्स जो ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि कभी हम इन लोग ऐसे लोगों से भी हम टकरा जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होता है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का। तो उस टाइम पे हमारा ये नॉलेज हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में और हेल्थ डिस्कशन के लिए। तो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टेक्निकल कॉल में हम समझेंगे कुछ बेसिक लर्निंग टॉपिक, और आपको इन सब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है आपको बताने का कि ये बेसिक जो टर्मोलॉजी है इसके बारे में, ताकि आप इसके बारे में अवेयर हो और बाद में गूगल में या फिर यूट्यूब पे जाकर आप इसके बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सके, जो आपको हेल्प करेगी आपके नॉलेज को बढ़ाने में और इस मार्केट में रह के आपको अच्छी खासी टीम ग्रोथ में और बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ड्यूरिंग दिस सेशन हम बात करेंगे यहाँ पे एरा ऑफ द रिवॉल्यूशन, वेब 1 से वेब 3 का। बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लेयर क्या होती हैं, ब्लॉकचेन ट्रिलेमा क्या होता है, टोकोनॉमिक्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। कॉन्सेंस मैकेनिज्म, माइनर्स, वैलिडेटर क्या होते हैं आपके, देन टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या है, और फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से लेंगे। आप चाहें तो इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद में आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आपको यदि स्टडी करना हो तो आप उसे जाके आप गूगल या यूट्यूब में अच्छे से स्टडी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन ऑफ वेब 1 से वेब 3 का। तो यहाँ पे आप समझेंगे आप कि आज की हमें वेब 1 से वेब 3 में हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। वेब 1 का इंपॉर्टेंस क्या था, उसके क्या लिमिटेशन थी, वेब 2 क्यों आया, उसके क्या लिमिटेशन आई, फिर वेब 3 की जरूरत क्यों पड़ी। यदि आज हम इन चीजों को समझ जाएंगे, इस टेक्नोलॉजी को, तो डेफिनेटली हम ब्लॉकचेन को भी समझ जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी को भी हम यहाँ पे समझ जाएंगे। तो एक ही जर्नी है आपकी इंटरनेट बिगिनिंग से लेके और आज फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेब 1 की। तो वेब 1 के पहले आप समझेंगे 1990 से पहले जो 1980 का दौर था, उस टाइम पे क्या कंप्यूटर आ तो गए थे, बट इंटरनेट उस समय उतना नहीं आया था और लोग क्या कनेक्ट नहीं थे वर्ल्ड वाइड। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी काम हुआ करते थे वो मैनुअली हुआ करते थे। कंपनी से अपना डेटा मैनुअल तैयार किया करती थी, और कम्युनिकेशन के लिए भी हम एक हार्ड हार्ड कॉपी का यूज किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ 1990 के दौर पे। तो ये दौर 1990 से 2000 अर्ली का है, जब वेब 1 इंट्रोड्यूस हुआ। जब मार्केट में आया, तो वेब 1 टेक्नोलॉजी जब जब इंट्रोड्यूस हुई, तो उस टाइम पे क्या हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट में आनी स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे हुआ क्या करता था कि एक स्टैटिक कंटेंट आया करता था, लोग इंटरेक्ट होने लगे। तो इसने क्या किया, लोगों को अलाउ किया कि लोग एक्सेस कर पाते थे इंफॉर्मेशन को ग्लोबली, किसी के विदाउट एनी फिजिकल ट्रेवल के। क्योंकि उस समय ये नया था, तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था कि हम कई चीजें नेट पे देख सकते थे, एक जगह पे बैठ के हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन फटाफट हम चेक किया करते थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो लोगों ने इंटरनेट पे 1980 के दौर पे जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया वेब 1 में। जिन लोगों ने अपने आप को वेब 1 में शिफ्ट किया वो डेफिनेटली उन्होंने ग्रो किया, और जिन लोगों ने शिफ्ट नहीं किया, धीरे धीरे करके वो पीछे होते गए। तो वेब 1 ने हमें क्या ऑफर किया, वेब 1 ने ऑफर किया कि उस टाइम पे क्या होता था कि हम रीड कर सकते थे। जो भी डेटा वेबसाइट में आता था हम उसे रीड कर सकते थे, ओनली हम उसे टाइप नहीं कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे। स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी उस टाइम पे। बेसिकली आज हमें लगता जरूर है कि स्पीड उस समय बहुत कम हुआ करती थी। कुछ लोग हैं जो उस टाइम पे इंटरनेट यूज यूज किया करते थे, तो उनको लगता था कि स्पीड बहुत, उस समय तो स्पीड बहुत अच्छी लगा करती थी, बट आज यदि हम सोचे तो लगता है बहुत स्लो स्पीड हुआ करती थी उस टाइम पे। देन कंपनी फोकस था, जो भी डेटा वहां पर रिप्रेजेंट होता था वो कंपनी के थ्रू बनाया जाता था, और कंपनी के फोकस के अकॉर्डिंग हुआ था कि उन्हें दिखाना क्या है। देन कोई पर्सनलाइज ऐड नहीं होते थे, कोई कस्टमाइजेशन हम उसमें नहीं कर सकते थे। जो डेटा दिखता था हम उसे रीड कर पाते थे।
साथ ही साथ में कंटेंट बहुत स्टेटिक होता था, मतलब वो डायनेमिक नहीं होता था बिल्कुल भी। और बैनर एडवर्टाइजिंग हुआ करती, जैसे जिस टाइम पे आज हम देखते हैं कि किस तरह के मल्टीमीडिया यूज किया जाता है, कस्टमाइजेशन यूज किया जाता है, यूजर के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। बट उस टाइम पे क्या होता था कि एक नॉर्मल एक बैनर जैसे होता है वो आपको दिखता था, तो लोग उस तरह से एडवर्टाइजिंग उस टाइम पे किया करते थे। विजुअलाइजेशन एंड इंटरेक्टिव वेब होते थे, नॉर्मल HTML पेज पे डेटा बनाया जाता था। और यूजर कांट पब्लिश एनी कंटेंट, मतलब उस टाइम पे क्या होता था, आज हम देखें हम कई तरह के डेटा हम एंटर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बट उस टाइम पे क्या होता था, कोई डेटा आप उस समय कोई भी एंटर उसमें नहीं कर सकते थे, पब्लिश नहीं कर सकते थे। तो ये इनिशियल दौर था वेब 1 का, जिसने लोगों को बताया कि इंटरनेट की पावर क्या है और किस तरह से आप ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं। देन उस समय क्या हुआ, वेब 1 के आने से क्या हुआ, दुनिया चेंज हुई। लोगों ने अपने बिजनेस को अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, हर एक इंडस्ट्री में देखें तो इसका बेनिफिट हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वो आगे बढ़े, जिन लोगों ने नहीं किया वो पीछे रह गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यदि मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल मीडिया एंड न्यूज इंडस्ट्री के बारे में, यदि अपन बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ जनरली जो न्यूज होती थी न्यूज़पेपर पे आती थी, एक लिमिटेड एरिया पे हुआ करता था, ठीक है, जहां तक आपकी रीच हुआ करती थी। देन उस टाइम पे जैसे ही वेब 1 इंट्रोड्यूस हुआ, तो उससे क्या हुआ, कुछ न्यूज चैनल CNN, BCC, न्यूयॉर्क टाइम ने क्या किया, अपने डिजिटल डिजिटल प्रेजेंस अपने आप का दिखाया। डिजिटली वो लॉन्च हुए, उन्होंने वेबसाइट डेवलप की, उन्होंने अपने कंटेंट उसमें डालना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, यूजर यूजर को ग्लोबली क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलना स्टार्ट हुई। देन वेब 1 गिव्स मीडिया कंपनीज टू प्लेटफॉर्म। उससे क्या हुआ कि लोगों को वेब ने इजीली एक्सेस किया, लोगों ने ग्लोबली ऑडियंस को, और लोगों के पास जानकारी पहुंची, लोगों को वर्ल्ड वाइड लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। तो इन न्यूज चैनल ने, CNN, BCC, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे लोगों ने उसका वेब 1 का बहुत बेनिफिट उठाया और इसका लीवरेज भी लिया। देन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करिए थी उस टाइम पे, हम तो देखेंगे हम कि उस टाइम पे क्या होता था, जो ऐड दिखाए जाते थे वो नॉर्मली आपके आपके टीवी पे ऐड आ जाया करते थे। देन आपके होर्डिंग तो लग जाती थी, बट बैनर हुआ करते थे। बट इस टाइम पे क्या हुआ कि वेब 1 के आने से क्या हुआ, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो गई। लोग लोग वहां पे बैनर ऐड देना स्टार्ट कर दी, पॉपअप होने लगे, दिखने लगे वहां पे। तो इससे क्या हुआ कि इससे बेसिकली क्या हुआ कि जो बिजनेस है हमारा, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री का, इनका बिजनेस, इनका एक बढ़ने लगा, नए ऑडियंस कैटर करने लगे, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में एक पर्टिकुलर एरिया में ना हो के वर्ल्ड वाइड उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी। जिससे क्या हुआ, कंपनीज का बिजनेस बढ़ा, ग्रो हुआ, और उन्हें हेल्प मिली इससे, ताकि वो और प्लानिंग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। देन फिर इसके बाद बात करते हैं ऑटोमेटिव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, देखें यदि हम वहाँ पे, तो उस समय क्या होता था कि यदि हमें कुछ भी हमें यदि बाय करना है, यदि हमें कोई कार या कोई बाइक भी बाय करनी है, तो उस टाइम पे हमें एक पर्टिकुलर उस एरिया पे जाना पड़ता था, लोकेशन पे फिजिकली उसे देखना पड़ता था, स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता था। तो बट वेब 1 के आने से क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अपनी वेबसाइट ग्रो की, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी स्टार्ट की, स्पेसिफिकेशन फोटोज डालने स्टार्ट किए। तो जिससे क्या हुआ, कंपनी ने इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाया, और यूजर्स को आसान हुआ कि वो घर बैठ के भी डिसाइड कर सकते थे, उसके स्पेसिफिकेशन देख सकते थे। कंपनीज लाइक फोर्ड, टोयोटा, BMW ने अपने वर्चुअल शोरूम बनाने स्टार्ट किए और प्रोडक्ट डिटेल वहां पे शेयर की। जिससे क्या हुआ, इसका बहुत ज्यादा लीवरेज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी इसका उठाया। तो वेब 1 के आने से क्या हुआ, लोगों ने इसका बेनिफिट लिया, जो लोग हार्ड मैनुअल वर्क करते थे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, जिन लोगों ने शिफ्ट नहीं किया वहां से वो पीछे रह गए। देन व्हाट चेंज तो हुआ, लोग हैबिचुअल हो गए उस वेब 1 के। तो जब वेब 1 के हैबिचुअल हुए तो कुछ उन्हें इसमें लिमिटेशन दिखाई देने लगी कि यार लिमिटेशन क्या दिखाई देने लगी उन्हें, कि कंटेंट स्टेटिक हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे जैसे वो फैमिलियर होते गए तो वैसे वैसे उनको लगा कि इसमें कुछ और फीचर होने चाहिए। जैसे जब हम एंड्रॉइड मोबाइल जब आया था, कीपैड जब हम यूज करते थे, तो जैसे हम फैमिलियर हुए तो हमें लगे लगे कुछ इसमें और फीचर ऐड होने चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि वेब 1 में लिमिटेशन क्या आने लगी, स्टैटिक कंटेंट आपको वहां पे दिखता था, मतलब वेबसाइट फिक्स हुआ करती थी, कोई चेंज आप उसमें नहीं कर सकते थे, ना ही कुछ उसमें अपडेट कर सकते थे, डेटा अपलोड कर सकते थे। लिमिटेड इंटरेक्टिविटी हुआ करती थी, मीन्स वहां पे यूजर सिर्फ
कंटेंट को व्यू कर सकता था, वो उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, कमेंट नहीं कर सकता था, अपलोड नहीं कर सकता था। नो पर्सनलाइजेशन मतलब वेबसाइट डिस्प्ले जो आपकी होती थी, सेम कंटेंट हर एक विजिटर के लिए हुआ करता था, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं होता था कि जिस तरह से आज हम देखें कि आज हम यदि कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं गूगल पे, तो फेसबुक में वो पर्सनलाइज ऐड वहां पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। देन पुअर यूजर एक्सपीरियंस, तो बेसिक डिजाइन हुआ करते थे उस टाइम पे, स्लो लोडिंग हुआ करती थी, लिमिटेड लिमिटेड आप ब्राउजर को एक्सेस कर पाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि यूजर कई बार परेशान हो जाता था यदि कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए है तो। देन नो रियल टाइम अपडेट्स, डेफिनेटली क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि लोग उतने अपडेटेड नहीं थे, स्पीड स्लो हुआ करती थी, और आप पर्सनलाइज डेटा नहीं डाल सकते थे, तो कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती थी कि यूजर कोई भी उससे लगती थी तो वो उसे रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी उस टाइम। जिस तरह से आज हम देखें, 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले वर्ड में क्या हुआ, हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारा डेटा वहां से मिल जाएगा। देन लिमिटेड मल्टीमीडिया एक्सेस था, कुछ आप ऐड नहीं कर सकते थे। लिमिटेड यूजर रिलेटेड कंटेंट आया करते थे। लेक ऑफ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन था, मींस हम बात करें वहां पे तो पॉसिबल नहीं था कि हम उसे अपने मोबाइल या टैबलेट से एक्सेस कर सकें। नो सोशल इंटरेक्शन, सोशल फीचर लाइक रियल टाइम कम्युनिकेशन वर नॉट अवेलेबल, मतलब वहां पे रियल टाइम पे क्या हो रहा है हमें इसका पता नहीं होता था। स्लो इंटरनेट स्पीड थी। तो इन सब की लिमिटेशन को, हालांकि हम बात करें वेब वन अपने लिए एक रिवोल्यूशन था, लोगों ने इसका लिवरेज उठाया, बट जैसे जैसे वो उससे हैबिचुअल होते गए कुछ ना कुछ उसमें कमियां उनको नजर आती गई। तो इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए फिर इंट्रोड्यूस हुआ आपका वेब 2। वेब टू की यदि हम बात करें, टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ दो अर्ली 2000 से, आज के दौर पे जो हम जी रहे हैं वेब 2 के दौर पे हैं, और कुछ हद तक हम अभी एंटर कर चुके हैं वेब 3 के। राइट। तो वेब 2 में क्या था, वेब 2 जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ इंटरनेट कहलाया, जिसमें क्या हुआ, जो स्टार्ट हुआ अर्ली 2000 से, तो इस टाइम पे आप देखेंगे राइट साइड में इंटरनेट, यूट्यूब, ट्विटर, मोजिला, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, ये सबका आना स्टार्ट हो गया। तो अनलाइक वेब 1, वेब 1 क्या था, सिर्फ एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको शेयर होती थी, जबकि वेब 2 क्या हुआ, ये मोर डायनेमिक हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, और यूजर ड्रिवन हो गया, मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग डेटा देख सकता था, उसमें इंटरेक्ट कर सकता था, अपलोड कर सकता था चीजों को। तो वेब 2 ने दुनिया को और आगे बढ़ाया, इंडस्ट्रीज को और पावर दी, ताकि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सके, वर्ल्ड वाइड उसका प्रेजेंस बना सके, लोग घर बैठे वर्ल्ड वाइड हर एक चीजों को देख सके, अपने कमेंट कर सके, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो इससे वेब 2 आया मार्केट में। देन फिर अब देखें कि इसके बेसिक जो फीचर्स थे वेब 2 के क्या थे, जिस जैसे कि किसी की लिमिटेशन थी वेब 1 की, और वेब 2 ने क्या किया, उसे अपग्रेड किया। जैसे स्पीड वहां पे स्लो थी, तो यहाँ पे हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट आपको मिलने लगी। आप रीड के साथ साथ आप राइट भी कर सकते थे, मतलब आप जो डेटा वहां पे देख रहे हैं आप उसमें कमेंट कर सकते थे, आप उसमें वीडियो अपलोड कर सकते थे, आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको वेब 2 ने देना स्टार्ट किया। स्ट्रांगली फोकस ऑन कम्युनिटी, वेब 2 ने स्ट्रांगली कम्युनिटी को फोकस करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे जब कम्युनिटी ने इंटरेक्शन अपना बढ़ाया, उसमें ऐसे फीचर्स आए, तो उससे क्या हुआ कि वेब 2 कम्युनिटी फोकस हो गया, कि कम्युनिटी क्या चाह रही है, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सब जो स्टार्ट हुआ आपका वेब 2 से स्टार्ट हुआ। शेयर्ड कंटेंट स्टार्ट हुआ आपका, इंटरेक्टिव एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुए। आज हम जो टीवी में ऐड देखते हैं, पहले के समय जो ऐड चला करते थे, तो बहुत कुछ चेंजेस हैं जो आपको समझ में आता है कि वेब 2 ने इसे कैसे चेंज किया। सेंट्रलाइज इंटरनेट सर्वर आप देखेंगे कि आज कुछ टॉप कंपनीज जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजन, ट्विटर, यूट्यूब, मैनी मोर कंपनीज है जिसने इसे इसे सेंट्रलाइज कर दिया है। मतलब आज यदि मैं बात करूं इंटरनेट की, तो लोग इंटरनेट से, हम किसी से पूछेंगे कि इंटरनेट है क्या, तो लोग, उनके दिमाग में सिर्फ यही आएगा, वही आप रिप्लाई करेंगे, गूगल, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर, इंस्टा, उनके लिए ये इंटरनेट है। तो कुछ नामी कंपनीज ने इसे सेंट्रलाइज कर दिया। देन अब हम बात करें कि वेब 2 ने कैसे वर्ड को चेंज किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे वेब 2 के आने से क्या हुआ, यूजर का एंगेजमेंट बढ़ा। पहले हुआ क्या करता था कि भाई यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, उसमें एंगेज नहीं होते थे, बट इसके आने से क्या हुआ, वेब 2 से यूट्यूब, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म आए, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म आए, जहाँ पे लोगों ने अपने आप को एंगेज किया। सोशल मीडिया रिवोल्यूशन आया। आज से यदि हम 15 साल पहले देखें तो सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, बट आज यदि हम बात करें
तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ पे लोग अपने कंटेंट को, अपने थॉट्स को वो शेयर कर सकते हैं। देन इंस्टेंट कम्युनिकेशन बढ़ा। रियल टाइम कम्युनिकेशन मीन्स आप यदि कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको इंस्टेंट जिस तरह से आपको यहाँ से मिल जाती है। देन ई कॉमर्स ग्रोथ आया। अब इंडस्ट्री ने कैसे फायदा उठाया इसका आप देखेंगे कि ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए, अमेजन, ईबे, फ्लिपकार्ट और कई इस टाइप के प्लेटफॉर्म आ गए, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज ने इसका बेनिफिट लीवरेज लिया। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई, डेटा आपका सिक्योर होने लगा आपका गूगल ड्राइव पे। पर्सनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुई। मोबाइल रिवोल्यूशन आया, जिस तरह से आप देखेंगे कि कीपैड से एंड्रॉइड ये सब फीचर्स आने लगे। तो इससे वेब टू ने इसे हेल्प किया, इसे मोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करना है गूगल में, विकिपीडिया में आप डालेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगी। बिजनेस मॉडल इनोवेशन मीन्स कि नए बिजनेस इमर्ज होने लगे। आप क्राउड फंडिंग थ्रू प्लेटफॉर्म के थ्रू ये। तो वेब टू ने क्या किया, लोगों को चेंज किया। आज आज हम जिस तरह देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड लोग ग्रो कर रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं काम करने के, वर्क करने के। तो ये सब पॉसिबल हो पाया किसके थ्रू, वेब टू के। तो अब वेब टू में कई कंपनीज आई, कई यूट्यूबर्स आए जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया। जिन लोगों ने वेब टू के अर्ली फेज पे जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया, यूट्यूबर बने, ब्लॉगर्स बने, ई कॉमर्स में अर्ली जिन्होंने एंटर किया, तो उन्होंने इसका बहुत बेनिफिट लिया, लीवरेज उठाया। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बात करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा है। आज यदि कोई नया प्लेटफॉर्म आता है तो शायद उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंस इन कंपनीज ने बना रखा है यहाँ पे। तो रीजन बिहाइंड कि जिन लोगों ने अर्ली स्टेज पे काम किया उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया, लीवरेज उठाया। तो लिमिटेशन यदि हम देखें, यदि इतने बेनिफिट हुए वेब टू के, तो वेब टू में लिमिटेशन क्या आई, क्या इसके ड्रॉबैक ऐसे आए कि हमें सोचना पड़ा कि कुछ एक एडवांस अब वेब थ्री भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, प्राइवेसी कंसर्न आया। मींस वेब टू में क्या, आप खुद अपनी डेली लाइफ में आप देख रहे होंगे कि वेब टू के आने से क्या हुआ, डेटा जो है आपका, जो डेटा है आपका बहुत ज्यादा अमाउंट परसेंट वहां पे इकट्ठा होने लगा, चाहे आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे आपका गूगल हो। ठीक है, तो वहां से क्या है, आपका डेटा के, आपके इस चोरी होने के और प्राइवेसी के आपके खतरे वहां से बढ़ने लगे। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले हम बात करें तो ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखा करती थी, बट आज की डेट में प्राइवेसी इशू आपको देखने को मिलते हैं। डेटा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा आपका। मींस आज आज आपका आज आप देखेंगे ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम, हैकिंग के थ्रू आप देखेंगे कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि डेटा आपका जो होता है वो आपका चोरी होता है, लोग हैक करके आपके आज अकाउंट से पैसे आपके गायब हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट, आपके ईमेल, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैक किया जा रहा है। तो ये सब जो डेटा सिक्योरिटी इशू आए, सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से आए, क्योंकि डेटा आपका पर्टिकुलर एक सर्वर पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसे लोग अटैक करके वहां से आपका डेटा को आपको मैनिपुलेशन कर पाते हैं। देन हम बात करें ओवर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। आज हम देखेंगे, आज चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हूँ, यदि हम खाली समय भी होते हैं तो हम या फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे ही हमारी ऑलमोस्ट टाइम टाइम लोगों का निकल जाता है। तो मीन्स लोग आज की डेट में ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को लेके। देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, आज आप देखेंगे कई मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल हम देखें यहाँ पे, चाहे सिक्योरिटी इशू हो, चाहे प्राइवेसी इशू हो, चाहे आपका यहाँ पे हम बात करें, चाहे इंफॉर्मेशन हो, इन सब ने क्या हुआ है, वेब टू में इस लिमिटेशन की वजह से आप देखेंगे कि लोग डिमांड कर रहे हैं कुछ अपग्रेड वेब थ्री होना चाहिए, जहाँ पे चीजें हमारी सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो वेब टू की इन कमियों को दूर करने के लिए वेब थ्री इंट्रोड्यूस हुआ। आज से कुछ साल पहले की बात करेंगे तो कभी हम ये नहीं सुना करते थे कि यदि हमने मोबाइल पे एक सिंगल क्लिक किया लिंक पे कि हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो गए, या हमारी कोई भी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे फोटोज है वो लोगों ने इसे मिसयूज करना स्टार्ट किया। बट आने वाले 8-10 सालों में आपको ये केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जहां पे प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन वहां से निकलने स्टार्ट होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर इंट्रोड्यूस हुआ आपका वेब थ्री। तो वेब थ्री क्या है, बेसिकली वेब थ्री एक डिसेंट्रलाइज वेब है। राइट, जहाँ पे क्या होता है, डेटा आपका जहाँ पे सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी आपकी ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब ये डिसेंट्रलाइज है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है। तो वेब टू में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए वेब थ्री आया। तो अब
वेब थ्री का अलावा हम देखेंगे तो कि वेब थ्री में भी कभी बात करो तो हम किस पे बात करते हैं, आपका ब्लॉकचेन पे बात करते हैं, क्रिप्टो पे बात करते हैं, मेटावर्स पे बात करते हैं, राइट, आपका एआई पे बात करते हैं। तो ये सब ब्लॉक वेब थ्री के ये जो जिस तरह से अलार्म दे रहा है वेब थ्री, तो इसे समझ में आता है कि इस टाइप की जो आपको चीजें सुनने को मिल रही है वो वेब थ्री की ही स्टार्टिंग है, राइट। पहले फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया, व्हाट्सएप में आप देखेंगे एआई मेटा आ गया है। तो क्योंकि आगे का टाइम किसका, मेटावर्स का है, तो लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं इसी से कि यदि हम इसको अपने नाम को चेंज करते हैं तो आगे जाके लोग क्या बोलेंगे, वेब थ्री क्या है, तो वो लोग वेब थ्री फेसबुक मेटा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वेब थ्री अलार्म दे चुका है। यदि आज आप यूट्यूब में भी सर्च करते हैं तो आने वाले तो आपको आप पिछले 5 साल पुराने वीडियो मिल जाएंगे जो आपको वेब थ्री के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। और आज तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी वेब थ्री से रिलेटेड। देन कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है वेब थ्री की, कि क्यों वेब थ्री के फीचर्स क्या हैं, तो डिसेंट्रलाइज है, मींस वेब थ्री आपका टोटल डिसेंट्रलाइज है, जो ब्लॉकचेन पे काम करता है। डेटा एक सिंगल सिंगल पर्टिकुलर सर्वर पे ना होके, सेंट्रलाइज ना होके, ये मल्टीपल सर्वर पे होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे होता है, जिससे क्या होता है आपका डेटा सिक्योर रहता है, डिसेंट्रलाइज रहता है। देन यूजर डेटा ओनरशिप, मींस ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्रिप्टो मेथड पे काम करता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो डेटा होता है उसमें ऑनरशिप आपकी होती है। आप चाहे तो डेटा डेटा को अपने अकॉर्डिंगली आप वहां पे शेयर कर सकते हैं जो आपको डेटा दिखाना हो। देन ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मींस यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे डेटा आपका टोटल ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है। तो ये बेसिक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, डिसेंट्रलाइज, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके वेब थ्री के। देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेसी सिक्योरिटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, जो कि प्रॉब्लम्स हमको वेब थ्री में हुआ करती थी। तो ओवरऑल हम बात करें कि वेब थ्री है क्या, तो वेब थ्री बेसिकली हम बात करें कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम है जहां पे आपका डेटा ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, जिसमें किसी एक बंदे पे कंट्रोल ना होकर मल्टीपल सर्वर पे कंट्रोल होता है। और कोई भी साइबर अटैक यदि कोई करता भी है तो उसे मल्टीपल सर्वर पे अटैक करना होता है। 51% सर्वर को जब वो हैक करेगा तब जाके भी डेटा को वो चोरी कर सकता है। उस टाइम पे यदि एक सिंगल सर्वर पे भी अटैक करता है तो वहां से वो डेटा को वो वहां से नहीं ले सकता। तो इस तरह से डेटा आपका सिक्योर होता है। कोई यदि आपके डेटा को मैनिपुलेशन करता है तो उसे हर एक सर्वर पे डेटा को चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता, इसकी वजह से डेटा आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। तो ओवरऑल अब बात करें, यदि वेब थ्री यदि इंट्रोड्यूस होना है तो वेब थ्री का पेमेंट मेथड क्या होना है, कि क्या होगा इसका। तो वेब थ्री बेसिकली हम बात करें, ये काम करेगा क्रिप्टो करेंसी पे है। इस क्रिप्टो सॉरी वेब थ्री जो है आपका टोटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आज हम बात करें यदि जिस तरह से 1980 1990 का दौर था ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, तो उस टाइम पे डिमांड थी आपकी ऑटो इंडस्ट्री की, कोल माइनिंग की, आपकी आईटी इंडस्ट्री की। तो जिस टाइम पे लोगों ने उस इंडस्ट्री पे काम किया, अच्छा पैसा बनाया। बट वेब थ्री जो काम करना है, टोटल टोटल ब्लॉकचेन पे काम करना है। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, कोई अपनी वेबसाइट आप बनाओगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन फ्यूचर कोई भी डेवलप होगा, तो लोग ब्लॉकचेन की डिमांड करेंगे कि आप रिसेंट टेक्नोलॉजी में कौन सी ब्लॉकचेन में अपना डेटा बनवाना चाहते हैं। क्या आप इथेरियम में, क्या बाइनेंस में, क्या आप मिस्टरमिंट की ब्लॉकचेन में, कि कार्डिनो की ब्लॉकचेन में, कि पॉलीगन की ब्लॉकचेन में बनवाना चाहेंगे आप डेटा। तो जिस ब्लॉकचेन में डेटा आपका बनेगा, आपको पेमेंट मेथड उसी ब्लॉकचेन का क्रिप्टो कॉइन आपको देना होगा पेमेंट मेथड में। तो इससे क्या हो रहा है, वेब थ्री से डिपेंड है टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन का पेमेंट मेथड जो है क्रिप्टो करेंसी है, जिस वजह से आज क्रिप्टो करेंसी की इतनी डिमांड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो इंटरनेट पे देख सकते हैं, ताकि इसके बारे में डीप इन्फॉर्मेशन आप ले सकें। तो ये आपको हेल्प करेगा ये चीजों को समझने में कि क्यों वेब थ्री आया, क्यों ब्लॉकचेन आया, क्यों क्रिप्टो करेंसी आया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। वेब थ्री पेमेंट से क्या फायदा होना है, कि एक तो ये डिसेंट्रलाइज है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, कोई बैंक बीच में नहीं होता है कि आपको इशू हो। सिक्योर है, कोई इंटरनेट कोई बीच में मीडिएटर ना होने से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी काम करने की वजह से क्या होता है, टोटल सिक्योर होता है आपका। लोअर ट्रांजेक्शन फीस है, आप बहुत ही कम ट्रांजेक्शन फीस में आपको देखने को मिलती है। साथ में आप देखेंगे प्राइवेसी है, फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इस तरह से जो बेनिफिट है इन फ्यूचर में आपको देखने को इससे मिलेंगे। देन यहाँ तक मैंने आपको बताया कि क्यों वेब थ्री आया।
तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेब वन में क्या हुआ, वेब टू में क्या हुआ, वेब थ्री में क्या हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लॉकचेन पे कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर होता है जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब आपका जो डेटा होता है आपके एक ब्लॉक में सेफ ना होकर मल्टीपल ब्लॉक्स में सेव होता है। इससे क्या होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स में सेव होने से क्या होता है, डेटा आपका डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। मतलब डेटा आपका एक ब्लॉक पे, एक डाटा आपका हर एक ब्लॉक में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी यदि एक डेटा में यदि कुछ मैनिपुलेशन करता है तो बाकी ब्लॉक उससे वापस करेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, डेटा आपका ट्रांसपेरेंट होता है। सिक्योर होता है। सिक्योर मीन्स क्या होता है कि आज मेरा डेटा मल्टीपल ब्लॉक में सेव है, यदि कोई हैकर आया उसने एक सर्वर को हैक किया, बाकी सर्वर वो हैक नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको यदि कोई भी डेटा यहाँ से निकालना है तो सारे सर्वर 51% सर्वर को हैक करना पड़ेगा। यदि चार हैं तो इसमें से तीन को उसको हैक करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा इसका चुरा पाएगा। तो उस गेम में ये सिक्योर हो जाता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि एक टाइम पे मल्टीपल सर्वर को हैक कर पाओ। देन इम्यूटेबल है, मीन्स आप इसमें कोई डेटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आपने यदि एक डेटा पे कुछ एक ब्लॉक्स में कोई आपने चेंजेस किए, दूसरा ब्लॉक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वापस से रिकरेक्ट कर देगा। मीन्स ये इम्यूटेबल है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपका डेटा डिस्प्यूटेड इम्यूटेबल लेजर होता है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है और आपका डिसेंट्रलाइज होता है। देन हम बात करें कि ब्लॉकचेन की, कि ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं। देखिए बेसिकली क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप कभी भी किसी से ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं ना, तो पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन के प्रकार टाइप क्या होते हैं ब्लॉकचेन के। हो सकता है कई बार कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाए जो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो। उस टाइम पे यदि हमारे पास डीप नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा उस टाइम पे, कि हमें वहां पे वो हमारे पे भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें पता होना चाहिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा हम अपनी टीम हमारे पे भरोसा कर पाएगी और हम बिजनेस को अपना ग्रो कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन क्या होती है यहाँ पे देखें हम, तो ब्लॉकचेन बेसिकली बात करें हम 4 टाइप की होती हैं। पहली हम बात करें आपके यहाँ पे, तो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में यदि हम समझें तो ये सबके लिए ओपन होती है, कोई भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है, डेटा देख सकता है और नोट चला सकता है। इसके फीचर की बात करें तो क्या फीचर होंगे, फुल्ली डिसेंट्रलाइज होगा ये, ट्रांसपेरेंट होगा, इसे कोई भी डेटा यहाँ से देख सकता है, सिक्योर होगा, लेकिन थोड़ा स्लो होगा और कॉस्टली होगा ये। ठीक है, एग्जांपल जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया आपका, राइट। तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन हो जाता है। दूसरी बात करें प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन की यदि हम देखें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती है, सिर्फ अप्रूव लोग ही इसे डेटा को देख सकते हैं और या पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। इसके फीचर क्या होते हैं, ये सेंट्रलाइज कंट्रोल पे होता है। स्पीड, अब इसमें जायज बात है कि इसमें कंट्रोल, यदि लिमिटेड यूजर्स इसमें ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो उसकी स्पीड फास्ट होगी, ट्रांजिशन कॉस्ट उसकी कम होगी इसमें। ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड होती है, लिमिटेड क्योंकि लिमिटेड लोग इसे देख पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, हाइपरलेजर, फैब्रिक, कोडा, एग्जाम्पल हैं आपके, ये आपके प्राइवेट ब्लॉकचेन के। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन जैसे हम बात करें तो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन क्या होगी, कि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क बनाते हैं, सबका कंट्रोल होता है, शेयर्ड होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें क्या होता है आपका कि इसमें आपकी एक सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें आती है। तो फीचर्स क्या होंगे, पार्सली डिसेंट्रलाइज होगा ये आपका, ट्रस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे पे, प्राइवेट ब्लॉकचेन से ज्यादा सिक्योर होगा ये। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हम आईबीएम फूड ट्रस्ट है, तो वो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन पे काम करता है। एनर्जी वेब फाउंडेशन आपका इस पे काम करता है। अब आते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे, कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होती है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का मिक्स होता है, कुछ डेटा पब्लिक होता है और कुछ प्राइवेट होता है। तो इसके फीचर की बात करें, इसका फीचर क्या होगा आप देखेंगे, सेंसिटिव डेटा सिक्योर होगा, बाकी सब पब्लिक होगा। जो सेंसिटिव डेटा होगा वो प्राइवेट में हो जाएगा और बाकी सिक्योर रहेगा। आप डेटा जो सर्च करेंगे यदि उसको लगता है कि सेंसिटिव है तो आप नहीं देख पाएंगे, और यदि लगता है कि सेंसिटिव नहीं है तो आप उसे देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट और सिक्योर दोनों होगा, इफिशियंट होगा आपका, जी स्केलेबल होगा। साथ ही साथ में यदि एग्जांपल की यदि हम इसमें हम बात करें हाइब्रिड ब्लॉकचेन में, तो आपका एक्सडीसी नेटवर्क है, ड्रैगन चेन करके है, तो वो आपकी हाइब्रिड ब्लॉकचेन में आपका आ जाता है। तो ये 4 टाइप की ब्लॉकचेन है जिसके बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कौन सी ब्लॉकचेन क्या है,
कौन सा कौन कौन सी ब्लॉकचेन कौन कौन यूज करता है, पब्लिक ब्लॉकचेन में कौन कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन अब बात करें हम फीचर्स की, यदि हम इनका यदि कंपैरिजन करें फीचर्स के बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम और हाइब्रिड ब्लॉकचेन। तो एक्सेस की हम बात करें, यदि पब्लिक ब्लॉकचेन को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। प्राइवेट ब्लॉकचेन सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटिटी, पर्टिकुलर लोग इसे ज्वाइन कर पाएंगे, जहां जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी होती है इसकी। हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल फीचर की बात करें तो पब्लिक ब्लॉकचेन फुल्ली डिसेंट्रलाइज होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन फुल्ली सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि प्राइवेट के पास वो उसमें अथॉरिटी रहती है। देन आपकी कंसोर्टियम क्या होती है, पार्सली डिसेंट्रलाइज होती है। और हाइब्रिड क्या होती है, सिलेक्टिव है, कि जब आपका सेंसिटिव डेटा यदि आपका होगा तो प्राइवेट हो जाएगी, मतलब वो सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज हो जाएगी, अदरवाइज वो डिसेंट्रलाइज रहेगा। देन सिक्योरिटी की बात करें हम पब्लिक ब्लॉकचेन में, तो हाई सिक्योरिटी रहती है, ओपन रहता है। अब प्राइवेट में यदि हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज पर्टिकुलर पार्टीज लोग ही इसे देख सकते हैं, जिन्हें ऑथराइज किया गया हो। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन हाई एंड शेयर्ड होता है आपका। देन हाइब्रिड ब्लॉकचेन में यदि हम देखें, तो हाई विथ कस्टमाइज प्राइवेसी होती है इसमें। स्पीड देखें, यदि कोई जायज बात है, यदि पब्लिक ब्लॉकचेन है, सभी यूजर उसे देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली स्पीड उसकी थोड़ा स्लो होगी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड यूजर हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उसकी स्पीड फास्ट होगी। देन कंसोर्टियम की बात करें, तो वो फास्ट तो होगी पब्लिक से, डिपेंड करेगा कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने हैं जो उसे यूज कर रहे हैं। और ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस से बढ़ेगी आपकी। देन यूज केस की बात करें हम, पब्लिक ब्लॉकचेन में का यूज केस क्या है, क्रिप्टो करेंसी है आपका। क्रिप्टो करेंसी में आपको दिखाई देगा, डेफी में दिखाई देगा, डीएफ में दिखाई देगा। देन आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो इंटरनेट बैंकिंग सप्लाई चेन में आपको केस देखने को मिलेंगे वाले। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की बात करें, बैंकिंग हेल्थ केयर आपका सप्लाई चेन में आपको हमेशा कंसोर्टियम ब्लॉकचेन ही दिखाई देगी। हाइब्रिड की बात करें तो प्राइस सोल्यूशन हेल्थ केयर फाइनेंस में आपको हाइब्रिड। तो ये यूज केस है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सी ब्लॉकचेन यूज करती है। देन इसके बाद यहाँ तक तो आपको बताया मैंने ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन क्या होता है, राइट, कि पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, टाइप्स क्या होते हैं उसके, यूज केस के हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। आप नए हैं सिस्टम में, ठीक है, ये आपको जानकारी नहीं है, तो आप चाहें तो इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर ये वर्ड्स है, ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको सब पता होनी चाहिए। देन व्हाट इज ब्लॉकचेन ट्रेलिमा, कि ब्लॉकचेन ट्रेलिमा क्या कहलाता है। जैसे डेलिमा होता है, डेलिमा आपने सुना होगा, एक ये एक या दूसरा, या तो ये करना है या तो वो करना है। उसी समय उसी तरह जो ब्लॉकचेन ट्रेलिमा होता है, ब्लॉकचेन ट्रेलिमा मतलब तीन चीजें होती है इसमें। तीन चीजें क्या होती हैं इसमें, आपका डिसेंट्रलाइज होता है आपका ये, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, ये आपके तीन इसके तीन ट्रेलिमा होते हैं, तीन ट्रैक इसमें होते हैं, ठीक है, फीचर्स होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ब्लॉकचेन ट्रेलिमा में, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई भी ब्लॉकचेन को इन तीनों चीजों को अचीव करना होता है। मींस उसे वो चाहता है डिसेंट्रलाइज भी हो, सिक्योर भी हो, स्केलेबिलिटी भी हो। बट कई बार क्या होता है, डिसेंट्रलाइज मींस क्या होता है आपका, कि पावर किसी एक के पास ना हो, मल्टीपल नोड के पास हो। सिक्योर मतलब हो नेटवर्क सेफ होना चाहिए, स्केलेबिलिटी मतलब उसमें ट्रांजेक्शन फास्ट हो और ज्यादा एफिशिएंट हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर ब्लॉकचेन में दो ही फीचर्स अच्छी तरह से उसे अचीव कर पाते हैं, और तीसरे से कुछ ना कुछ उसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप स्केलेबिलिटी बढ़ाते हो, यदि आप, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो डिसेंट्रलाइज है वो आपका वीक हो जाता है। मतलब यदि जैसे बिटकॉइन इथेरियम की बात करूं, तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, डिसेंट्रलाइज है, उसे कंप्रोमाइज करना पड़ा स्केलेबिलिटी से। रिपल जो है, रिपल देखें, स्केल सिक्योरिटी हाई है उसकी, स्केलेबिलिटी हाई है, लेकिन उसे कंप्रोमाइज करना पड़ा डिसेंट्रलाइजेशन से। मतलब इसमें से किसी न किसी एक में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जो आपका ब्लॉकचेन ट्रिलेमा कहता है। अगर आप सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज चाहते हैं, तो उस केस में आपको स्केलेबिलिटी से कंट्रोल कर को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब इससे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये कहलाता है आपका ब्लॉकचेन ट्रिलेमा, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देन ये तो मैंने बता दिया ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन ट्रिलेमा क्या होता है। कई बार आपको सुनने में आता है कि लेयर क्या होते हैं,
टाइप्स ऑफ लेयर इन ब्लॉकचेन कि जीरो, लेयर जीरो, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, कई बार आपने इसको सुना होगा। ये क्या कहलाते हैं? तो अब लेयर की यदि हम बात करें कि लेयर जीरो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आप समझो कि लेयर जीरो ब्लॉकचेन का सबसे नीचे वाला लेवल होता है, जिस जहाँ पे नेटवर्क का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इस लेयर में हार्डवेयर, प्रोटोकॉल, कनेक्शन और वो सब कंपोनेंट आते हैं जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का बेस बनाते हैं। मतलब ये एक नेटवर्क ऑफ ब्लॉकचेन होता है। मतलब अलग अलग ब्लॉकचेन को कनेक्ट कर और कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है हमेशा। तो इसके फीचर्स की यदि हम बात करें, क्या फीचर होंगे इसमें, तो ये मल्टी मल्टी चेन सपोर्ट करता है। मतलब अलग अलग ब्लॉकचेन को एक इकोसिस्टम में जोड़ने का काम करता है। एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन के साथ डेटा शेयर कर सकती है इसमें। सब सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो आसान शब्दों में यदि हम बात करें तो ये है क्या बेसिकली, तो लेयर जीरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन के नीचे का पूरा सिस्टम संभालता है। जैसे इंटरनेट की केबल, सर्वर, ये अलग अलग ब्लॉकचेन को जोड़ने और चलाने और डेवलपर को टूल प्रोवाइड करने का काम करता है। यदि लेयर जीरो प्रोजेक्ट की हम बात करें तो आपका पाल्का डॉट है, आपका कॉस्मोस है, जो आपकी लेयर, जो आपका लेयर जीरो पे जो काम करते हैं। अब बात करते हैं लेयर वन की, कि लेयर वन क्या है। तो लेयर वन की यदि हम बात करें तो लेयर वन बेसिकली, ये लेयर वन ब्लॉकचेन का बेस या ये बेसिक लेवल होता है। यानी ये ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसी पर ही ब्लॉकचेन के सबसे ज्यादा जो काम होते हैं वो इसी ब्लॉकचेन में होते हैं, लेयर वन में। तो लेयर वन क्या करता है बेसिकली, लेयर वन जो होता है रिस्पॉन्सिबल जो होता है, हम वो देखें, ट्रांजेक्शन वैलिडेशन के का रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लॉक क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, और ओवरऑल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। मतलब कि कौन सा ट्रांजेक्शन सही है या उसे वेरीफाई करता है, ट्रांजेक्शन को जोड़कर नए ब्लॉक्स बनाता है। आपका सिक्योरिटी की बात करें तो नेटवर्क को हैक और फ्रॉड होने से बचाता है। कॉन्सेंस सिस्टम होता है, मींस हम इसमें बात करें कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये काम करता है। नेटवर्क में सब लोग कैसे एग्री करेंगे, उसका सिस्टम क्या होगा, प्रूफ ऑफ वर्क होगा कि प्रूफ ऑफ स्टेक होगा, लेयर वन पे आता है। तो बेसिक एग्जांपल की यदि मैं यहाँ बात करूँ, बिटकॉइन जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, माइनिंग के थ्रू उसमें होता है। इथेरियम मर्ज होने के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला गया। सोलाना प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये आपका काम करता है। तो बेसिकली ये लेयर वन कहलाता है। राइट। अब बात आती है लेयर टू क्या होता है। लेयर टू के बारे में यदि हम समझें तो लेयर टू ब्लॉकचेन के ऊपर की लेयर होती है, जो लेयर वन के ऊपर होती है। इसका काम होता है ब्लॉकचेन को फास्ट स्पीड देना, लो कॉस्ट पे ज्यादा स्केलेबल बनाना, इसका काम होता है। मतलब ये हम देखें यदि यहाँ पे, तो बिना लेयर वन की सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज को नुकसान पहुंचाए, इसका जो मेन काम होता है वो होता है इसकी हाई स्पीड प्रोवाइड करना, लो कॉस्ट पे करना। तो अब यहाँ पे हम खास बात यदि यहाँ पे देखें तो ये इसमें फीचर खास बात क्या होती है कि ट्रांजैक्शन स्पीड इसमें ज्यादा होती है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन इसमें प्रोसेस कर पाते हैं इसमें। फीस कम होती है, ट्रांजेक्शन फीस कम होती है, मेन ब्लॉक का लोड कम हो जाता है, क्योंकि लेयर वन पर जो ट्रैफिक होता है वो घटता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम स्मूथ चलता है आपका। ट्रांजैक्शन ऑफ चेन हो जाते हैं, मतलब पहले इसमें लेयर टू पर प्रोसेस होते हैं, फिर उस बैच में लेयर वन पे कंफर्म किए जाते हैं। तो ये जो बेनिफिट, जो फीचर्स होते हैं वो आपको लेयर टू में देखने को मिलते हैं। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, लाइटनिंग नेटवर्क हो गया आपका, जैसे बिटकॉइन का है। बिटकॉइन के लिए हाई स्पीड और लो कॉस्ट पेमेंट के लिए काम कर प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन में। देन इसके बाद ऑप्टिमिस्टिक रोलअप की बात करें हम इस यहाँ पे, इथेरियम के लिए स्मार्ट और स्केलेबल सॉल्यूशन देता है आपको। जेट के रोलअप की बात करें, इथेरियम पर फास्ट और सिक्योर ट्रांजेक्शन रोलअप के लिए होता है लेयर टू। तो इस स्टेट उसके बाद तो बेसिकली ये हम बात करें कि इस तरह से क्या होता है, लेयर टू काम करता है। मतलब लेयर वन आपका क्या है, लेयर ब्लॉकचेन नेटवर्क में यदि हम देखें तो आपका डिसेंट्रलाइज है और ट्रांस आपका सिक्योर है। बट जहाँ स्पीड की बात आती है तो उसके लिए लेयर टू से सपोर्ट कर देता है। देन आसान शब्दों में हम बात करें यदि यहाँ पे लेयर टू के बारे में, तो लेयर टू एक ऐसा हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, जो मेन लेयर वन के ट्रैफिक को कम करता है, ताकि लोग जल्दी और फास्ट और लो कॉस्ट पे अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकें। राइट। तो ये होता है आपका लेयर टू। उसके बाद हम आते हैं लेयर थ्री के बारे में, कि लेयर थ्री क्या है। तो लेयर थ्री बेसिकली ये एप्लीकेशन लेयर होती है।
अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि लेयर 3 ब्लॉकचेन का वो लेयर होता है जिसमें यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ये लेयर उन एप्लीकेशन का होता है जो लेयर 1 और लेयर 2 के ऊपर होता है। जैसे डेफी हो गया आपका, एनएफटी मार्केट प्लेस हो गया आपका, आपका गेमिंग हो गया, आपका एनएफटी हो गया आपका। राइट, तो ये लेयर ब्लॉकचेन के टेक्निकल पार्ट को यूजर के लिए आसान यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। अब इसके फीचर्स की यदि हम बात करें कि इसमें क्या खास बातें होती हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि एप्लीकेशन और टूल पर फोकस ये ज्यादा करता है, जिससे आम यूजर इसे इंटरेक्ट कर सकें। यूजर डी ऐप के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे वॉलेट, एनएफटी साइट या डेफी ऐप बना सकते हैं। लेयर 1 और लेयर 2 दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ताकि इसकी स्पीड फास्ट हो सके लो कॉस्ट पे। तो ये सब जो होता है इसके बेसिक फीचर्स होते हैं। अब यदि एग्जांपल की बात करें हम, यदि डेफी ऐप हो गए आपके, यूनिस्वैप आपके, तो वो आपका लेयर 3 पे बना होता है। एनएफटी प्लेटफॉर्म जो आपके होते हैं, ओपन सी, ये सब आपके एनएफटी, ये सब लेयर 3 पे हैं। ब्लॉकचेन गेम्स जो आपके गेमिंग बनाए जाते हैं, वो भी आपके हम देखेंगे लेयर 3 पे डेवलप होते हैं। तो आसान शब्दों में यदि बात करूं, लेयर 3 होता क्या है, तो लेयर 3 ब्लॉकचेन का ऊपर वाला फेस होता है जिसमें जहां से यूजर को रियल एक्सपीरियंस मिलता है। चाहे वो एनएफटी खरीदना हो, पैसे एनएफटी खरीदना हो, या कोई गेम वहां पे खेलना हो। तो लेयर 1 लेयर 2 के ऊपर बन के एक स्मार्ट और स्मूथ इंटरफेस आपको देता है, जहां पे हम आसानी से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये लेयर 3 कहलाता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होनी चाहिए। देन अब एप्लीकेशन की बात करें कि ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन क्या होना है, कि यदि वेब 3 आना है तो वेब 3 जो काम करेगा ब्लॉकचेन पे काम करेगा। तो ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन क्या होंगे, तो सबसे बड़ा यूज केस इसका हम देखेंगे क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, आज कोई भी किसी भी ब्लॉकचेन को यूज करेगा तो उसके पेमेंट मेड में उसी ब्लॉकचेन का कॉइन आपको पेमेंट में करना पड़ेगा। डेट्स वाई आज सारी बहुत टेक्निकल कंपनीज लगी हैं अपने ब्लॉकचेन को डेवलप करने में, कम्युनिटी बढ़ाने में, मार्केट कैटर करने में। जिसका जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, जितना एडवांस फीचर ब्लॉकचेन में होगा, इन फ्यूचर इंडस्ट्री चाहे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, लोग उस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे ताकि उसका मैक्सिमम लेवरेज उठा सकें। तो आज इसीलिए लोग डेवलप कर रहे हैं अपनी ब्लॉकचेन, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, चाहे वोटिंग सिस्टम हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में लोगों को इसका यूज करना है अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो आप चाहें तो इसके बारे में डीप स्टडी कर सकते हैं जाके, कि कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से यूज केस होने हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट होने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट किस तरह से यूज करने वाली वोटिंग सिस्टम में, एफआईआर के लिए, देन आपकी रजिस्ट्री के लिए। तो ये सब सारी जानकारी आप चाहे तो, फ्यूचर क्या होने वाला है ब्लॉकचेन का, क्या यूज केस होने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस डिटेल स्टडी आप जाके इंटरनेट पे भी कर सकते हैं। देन टोकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि टोकोनॉमिक्स होता क्या है। कई बार कई नए कॉइन्स आते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि उसका टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो टोकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, ये टोकन इकोनॉमिक्स मिलकर बना होता है, जहाँ पे क्या होता है, आपके टोटल टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तभी होगा जब उसकी टोकोनॉमिक्स स्ट्रांग है। तो एक वर्ड बहुत अच्छा टोकोनॉमिक्स, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। आप नए यदि सिस्टम में हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देन इसके फीचर्स क्या होते हैं, टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, एलोकेशन, इन्वेस्टर में, टीम में, आपका एयर ड्रॉप में। तो ये आपका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। यूटिलिटी क्या है उसकी, कि जो टोकन आने वाला है उसकी फ्यूचर यूटिलिटी क्या होने वाली है, पेमेंट, गवर्नेंस या एक्सेस में कहाँ पे होना है। वेस्टिंग पीरियड होता है टोकोनॉमिक्स में, कि किस टाइम पे कॉइन निकले, किस टाइम पे टोकन रिलीज होंगे, पर्टिकुलर वेस्टिंग पे। जिस तरह से अभी मिस्टर मिंट में अभी वेस्टिंग आप देखने को आपको मिल रही है। बर्न मैकेनिज्म होता है, लिक्विडिटी प्रोविजन होता है, स्टैकिंग होता है। आप चाहें तो अपने टोकन को स्टैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको। तो ये फीचर्स हैं टोकोनॉमिक्स के, जो आपको पता होना चाहिए यदि आप क्रिप्टो मार्केट में हैं, आप इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं अदर टोकन्स की, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए टोकोनॉमिक्स की। देन आप, यदि मैं इसी केस में बात करूं मिस्टर मिंट के एग्जांपल के तौर पे, तो आप इसके वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कि टोकोनॉमिक्स में अलोकेशन कैसे होते हैं, टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आप वो देख सकते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे, यदि मैं मिस्टर मिंट टोकोनॉमिक्स से बोलूं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 13 आपको यहाँ दिखाई देंगे,
100 करोड़ की सप्लाई है, तो यहाँ पे सबका अलोकेशन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्री सेल में 15% 15 करोड़ निकलेगा, इसमें 20% 20 करोड़ निकलेगा। तो इस तरह से सारा जो अलोकेशन, इस टाइप से अलोकेशन होता है कभी भी किसी भी जो कॉइन्स आते हैं उनका। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि एक दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यदि सारे टोकन डिफाइन है, अलोकेशन अलोकेट है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो मे भी दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में उस पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन वेस्टिंग शेड्यूल की बात, जैसे मैंने भी आपको बताया कि वेस्टिंग शेड्यूल पता होना चाहिए, तो मिस्टर मिंट के केस में बात करें यदि अपन, तो उसका आप व्हाइट पेपर में जाके या फिर लाइट पेपर में जाके आप उसका देख सकते हैं, उसका वेस्टिंग शेड्यूल क्या होता है। ये सिर्फ मैं पर्टिकुलर मिस्टर मिंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कॉइन की स्टडी करते हैं तो आप वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि वेस्टिंग का क्या प्रोविजन है इनके, कि वेस्टिंग में क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सारे टोकन एक दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो और आने वाले कोई उसमें वेस्टिंग ना लगाई गई हो, कि जब टोकन का रेट हाई होगा सारे कॉइन वो सेल आउट करके मार्केट से आउट हो जाएंगे, स्कैम करके चले जाएंगे। तो ये वेस्टिंग आपको समझ में आती है कि जैसे मिस्टर मिंट के केस में बात करें हम यहाँ पे, तो प्राइवेट पे आप देखेंगे यदि यहाँ पे, तो 5% का लोकेशन दिया गया है। टोकन 5 करोड़ है, तो अनलॉक ये वेस्टिंग कहलाती है कि फर्स्ट 9 मंथ में 5% आपके अनलॉक होंगे। नंबर ऑफ टोकन फर्स्ट अनलॉक कितने होंगे, वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, 10 महीने के बाद आपके अनलॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे। पब्लिक में आप देखेंगे 20% का लोकेशन किया गया है, टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसमें क्या है, 10% अनलॉक एवरी मंथ, 10वें महीने के बाद से आपके हर महीने 10% टोकन यहाँ से आपके रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कहलाती है आपकी वेस्टिंग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेस्टिंग मेथड क्या है, इनकी वेस्टिंग पीरियड क्या चल रहा है, शेड्यूल क्या है इसका। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ और टर्मिनोलॉजी पे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि माइनर्स क्या होते हैं, वैलिडेटर क्या होते हैं। कई बार आपको सुनने को मिलता होगा माइनर्स हैं, वैलिडेटर। तो माइनर्स क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं। मतलब प्रूफ ऑफ वर्क मतलब ये प्रॉपर एक सेटअप डालते हैं अपना, क्रिप्टोग्राफी पजल सॉल्व करके उनको ब्लॉक मिलता है, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया आपका। बाद में इथेरियम ने उसे अपग्रेड किया, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, उन्होंने वैलिडेटर को स्टार्ट किया। तो वैलिडेटर में क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं। जिस तरह से अब हमारी जब ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही थी, तो हमने क्या किया, वैलिडेटर डेलीगेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया। राइट, तो ऐसा वैलिडेटर हम आए वहां पे, हमने अपने कुछ टोकन स्टैक किए। तो वो हम ऐसा नोड हमने क्रिएट किया जो काम करेगा हमारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। एक नया एडवांस हमने डेलीगेटर भी सुना है। डेलीगेटर बेसिकली मिस्टर मिंट ने स्टार्ट किया, जहां पे क्या होता है आपका, कि यदि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है या आप ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आप छोटा छोटा अमाउंट भी या छोटे मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट भी आप उसमें आप कॉइन अपने स्टेक कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो वैलिडेटर को, और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो ये कहलाता है आपका माइनर, वैलिडेटर, डेलीगेटर, इस टाइप से। तो आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। समहाउ कभी ना कभी कोई ना कोई टीम मेंबर यदि आपसे पूछता है, तो आपको यदि इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आपकी टीम आप पे फेथ करेगी, आप पे भरोसा करेगी, और आप जो बोलेंगे वैसा उसमें वो को फॉलो भी करेगी। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कॉन्सेंस मैकेनिज्म में ऐसे ही प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों प्रूफ ऑफ वर्क से हम शिफ्ट हुए प्रूफ ऑफ स्टेक पे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि प्रूफ ऑफ वर्क में हम देखें, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा लगा करती थी, जिससे जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा था, और क्या इन्वायरमेंट में भी हीट ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रूफ ऑफ स्टेक आया। उसमें क्या हुआ कि आपके वैलिडेटर, आपने कॉइन स्टेक करके आपने क्या हुआ, ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई करने लगे। राइट, तो मतलब यहाँ पे क्या था, ब्लॉक रिवॉर्ड मिलते थे, यहाँ पे वैलिडेट करके आपको रिवॉर्ड मिलने लगे। तो कंप्यूटेशन पावर जैसे मैंने आपको बताया कि 51%, यदि कोई भी किसी को भी हैक करना है यदि हैकर को, तो उसे इतनी 51% कंप्यूटेशन पावर की आवश्यकता होती थी, जो पॉसिबल था ही नहीं उसके लिए। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे नोट्स होते हैं हमारे स्टेकिंग के। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक में यदि किसी को भी, यदि मेरे 100 नोड हैं और 100 नोड मेरे वैलिडेटर हैं, यदि किसी को हैक करना है तो उसे 51 मतलब 51 उसे नोट्स को हैक करना होगा, तो जाके उसको वो हैक कर पाएगा। तो ये होता है कॉन्सेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद यदि मैं देखूं, तो यदि आप इस सिस्टम में हैं, मिस्टर मिस्टर मिंट में है, या फिर किसी भी क्रिप्टो मार्केट में आप हैं, और तो आपको पता होना चाहिए कि टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं आपके। आप चाहे इसकी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने एक्टिव अप्लायंसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो स्टैटिक ऑडिट क्या होता है पता होनी चाहिए आपको। गो प्लस टोकन सिक्योरिटी लैब में क्या होता है, कैसे आप उसकी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, तरीका क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
डेक्स स्कैनर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर होते हैं, ये आपको कैसे हेल्प करेगा किसी भी कॉइन के बारे में जानने में। कॉइन मार्केट कैप क्या होता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो ये टूल्स ऑफ एनालिसिस है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देन फिर ओवरऑल, यदि आप किसी भी ब्लॉकचेन में, यदि कोई आपका टोकन या कॉइन किसी ब्लॉकचेन में है, तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप उससे ट्रांजेक्शन को कैसे आप चेक करें, उसके बारे में कैसे स्टडी करें। यदि आप ये सीख जाएंगे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को एनालिसिस करने में, तो आपको बहुत सारी जानकारी इंफॉर्मेशन आपको ब्लॉकचेन से मिल जाएगी। तो इसके बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए। देन इसके बाद फ्यूचर क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। देन आप यदि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्सचेंज में है, वहाँ पे बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, जो आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट होके आप काम कर पाओगे इसमें। तो ओवरऑल ये सब चीजें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मैंने आपको बहुत 1 घंटे के अंदर कम टाइम में मैंने कोशिश की है कि ये सारी चीजें आपको कवर करने की, कि बेसिक आपको यदि ये नॉलेज हो, तो आप इसमें लोगों को टीम डेवलप कर सकते हैं, आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन होने की वजह से आप क्रिप्टो मार्केट में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने Recording सेशन stopped. को समाप्त करता हूँ। तो को होस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू मनीष सर। और जिस तरीके से आपने आज जो पूरा प्रेजेंटेशन लिया और टोकनोमिक्स समझाया, या वेब 3 और वेब 1 क्या थी, वेब 2 क्या थी, वेब 3.0 क्या है, इसके बारे में जो आपने समझाया, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हर बैठे हर एक व्यक्ति को ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और इसीलिए हम लोग डेली बेसिस में बात करते हैं कि मॉर्निंग के जितने भी सेशंस हैं, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक अटेंड करें। अगर आप इस तरीके के सेशंस को अटेंड करते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चलता है। और अगर आप इस तरीके से एजुकेट होते हैं, तो ये जो प्राइस को लेके आप लोग वरीड होते हैं या आपकी टीम परेशान होती है, तो आपके मन से वो डर दूर होता है। सो इसीलिए हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोगों को आप एजुकेट करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।